नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऋतुकाल से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हीं ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहने का आशय है कि आपको दो सूची दिखाई दे रही है। सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो इन रचनाओं को इनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो जैसा कि विकल्प एक ए में आप देख पा रहे हैं, हित तरंगड़ी। अब हित तरंगड़ी किसकी है? बोले सर कृपा राम की है। अगर राम की कृपा होगी भैया ना, तभी आपका हित होगा। तो हित फार हित तरंगड़ी और कृपा फार कृपा राम। तो कृपा राम, कृपा से क्या होगा? हित होगा। हित तरंगड़ी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा है सुदामा चरित्र। और ने बताया था कि सुदामा का चरित्र नरों से उत्तम है, नरोत्तम है। नरोत्तम किसका? बोले सुदामा का चरित्र नरोत्तम। नरोत्तम दास को मिला दीजिएगा। और माधवानंद काम कंदला आलम। पूरा आलम क्या करता है? माधवानंद काम कंदला आलम काम कंदला माधवानंद काम कंदला, ठीक है ना। और विज्ञान गीता, अरे भैया विज्ञान गीता तो केशव की है, दिमाग में रख लीजिएगा। और रहीम जी की बात करें तो इनमें कोई रचना इनकी नहीं है फिलहाल। मदनाष्टक इनकी एक रचना है ना। नगर शोभा है और दोहावली है। तो ये सबको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो विकल्प जो ए है, ए का आपने देखा कि 5, तो ए का 5 जहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से विकल्प सी आप देख पा रहे हैं। ए का 5 है, बी का 4 है। इसको मिलाएंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। और इन सभी रचनाओं को, ये रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको कूट में मिलाने के लिए दिया है। और कभी कभी डायरेक्ट रचना पूछ लेती है, जैसे कृपा राम का पूछ लिया, कृपा हित तरंगड़ी, सुदामा चरित्र नरोत्तम का पूछ लिया, माधवानंद काम कंदला आलम का, और विज्ञान गीत का केशव का। तो इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। संख्या 101 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या भी आप नीचे देख सकते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 102 है कि सुदान चरित्र के रचनाकार यानी कि रचयिता हैं। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? विकल्प ए बता रहे हैं कि घनानंद, विकल्प बी बोधा, विकल्प सी सुदन और विकल्प डी है मतिराम। तो देखिए सुदान चरित्र, यहाँ पे सुजान सागर नहीं है। अगर सुजान सागर की बात आती, तुमने बताया था कि सुजान सागर या सुजान सार क्या होता है? घन आनंद देता है। घन आनंद की रचना थी। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि सुजान चरित्र किसकी रचना है? बिल्कुल आपने सही समझा। विकल्प सी कवि सूदन इज राइट आंसर। और ये कवि सूदन जो है, इनके आश्रयदाता थे जिनका नाम था बदन सिंह, जो कि भरतपुर से संबंधित थे। इनके पुत्र का नाम था सुजान। तो उन्हीं के पुत्र को लक्ष्य करके इन्होंने रचना लिखी है। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि सुजान चरित्र किसका है? सूदन का है। सूदन ने किसके? बोले कि भरतपुर के राजा बदन सिंह के पुत्र जिनका नाम था सूदन। तो सूदन को लक्ष्य करके लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 102 का विकल्प सी सूदन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि ऋतुकाल को कलाकाल किसने कहा है? बिल्कुल सही, ऋतुकाल को कलाकाल, ये विकल्प है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। और विश्वनाथ प्रसाद जी की बात करते ऋतुकाल को इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। पूरा श्रृंगार कौन करता है? बोले सर पूरा विश्व श्रृंगार करता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है ना। ऋतुकाल को कला काल कहा है। और बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आदि काल को इन्होंने जय काल कहा है, ठीक है ना। मिश्र बंधु तेरे बंधु क्या करेंगे? बोले सर अलंकृत करेंगे। अलंकृत फार मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल कहा है, ध्यान में रखिएगा। त्रिलोचन जी ने क्या कहा? ऋतुकाल को अंधकाल काल कहा है। और गणपत चंद्र गुप्त जी की बात करें तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने क्या कहा? ऋतुकाल को अपकर्ष काल कहा है। और जॉर्ज गियर्सन महोदय ने ऋतुकाव्य कहा है। तो ऋतुकाल राम का, ऋतुकाव्य गियर्सन का, अंधकाल त्रिलोचन का, अपभ्रंश अपकर्ष काल गणपत चंद्र गुप्त का है, ध्यान में रख लीजिएगा। और ये बिल्कुल ऋतुकाल के नामकरण से प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत आया तो आपके पूछे जाते हैं, इसलिए सबको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 113 का विकल्प पूछ रहा है कलाकाल। तो विकल्प बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इज राइट आंसर। कलाकाल रसाल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 104 कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले तो शिवाजी हैं और दूसरे कौन थे? ठीक है ना। तो भूषण की बात करते हैं कि भूषण जिनका वास्तविक नाम घनश्याम पतिराम बताया जाता है। अब घनश्याम किसने कहा? विश्वनाथ ने इनका कहा कि मूल नाम
है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बताया घनश्याम नाम था, और गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा कि इनका नाम पतिराम या मणिराम था, ध्यान में रखिएगा। और सोलंकी राजा रुद्रदेव शाह ने इन्हें जो है भूषण की उपाधि दी थी। तो वही कह रहे हैं कि 2 राजाओं के आश्रय में थे, एक तो आप बिल्कुल देख रहे हैं शिवाजी, दूसरे कौन थे? विकल्प पे कह रहे हैं महाराणा प्रताप थे, नहीं। विकल्प बी राणा सांगा थे, नहीं। विकल्प सी छत्रसाल, या फिर विकल्प डी शंभू जी थे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि भूषण जी की बात करें तो शिवाजी, और दूसरे जो इनके आश्रयदाता थे विकल्प सी छत्रसाल इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और यही जो भूषण जी हैं, इनकी जो पालकी की बात करते हैं तो महाराजा छत्रसाल जी ने इनके भूषण की पालकी को कंधा दिया था, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 105 है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो बिल्कुल इसको सभी लोग जान रहे हैं, रस खान की प्रेमिका, बिहारी की प्रेमिका, आलम की प्रेमिका नहीं, बल्कि आलम और घनानंद में जाएंगे तो बिल्कुल जो सुजान है ये किसकी? विकल्प सी घनानंद की प्रेमिका थी। और इन्हीं को ध्यान में रख करके इन्होंने सुजान विनोद रचना लिखी है, सुजान सागर लिखी है, ध्यान में रखिएगा। और आलम की सुभान जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुभान, शेख सुभान, जो कि एक अंग्रेजिन थी जिससे इनको प्रेम हो गया था, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी घनानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? कहने का आशय है कि जो शतरंज शतिका रचना है इसको किसने लिखा है? विकल्प ए भिखारी दास, विकल्प बी देव, विकल्प सी रसनिधि, या विकल्प डी चिंतामणि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। शतरंज शतिका की बात की जाए तो हमने आपको बताया था कि भिखारी दास इज राइट आंसर। अब भिखारी के पास हमने बताया था कि भिखारी दास की रचना को जब आपको याद करना हो तो आप क्यों बनाइएगा कि भिखारी, बोले हाँ सर भिखारी के पास क्या? बोले दो कोष है, 2 कोष में क्या है? एक नाम कोष और दूसरा अमर कोष है। और भिखारी निर्णय लेता है किसका? बोले रस का, है ना, श्रृंगार का निर्णय लेता है और काव्य का निर्णय लेता है। तो काव्य निर्णय एवं श्रृंगार निर्णय। रस का सारांश जानता है भिखारी, रस सारांश, और छंद रड़व पिंगल भिखारी की रचना है। इसके अलावा शतरंग शतिका भिखारी खेलने में निपुण है और विष्णु पुराण की भाषा जानता है। तो सही रचना आप इसी क्लू की सहायता से याद कर सकते हैं कि भिखारी आया और उसके पास 2 कोष है, नाम कोष, अमर कोष। और क्या करता है? 2 चीज़ों के निर्णय तुरंत ले लेता है, काव्य का निर्णय, श्रृंगार का निर्णय, और छंद रड़ो पिंगल जानता है, और रस का सारांश जानता है, शतरंज संख्या में कुशल है और विष्णु पुराण की भाषा जानता है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 106 का विकल्प ए भिखारी दास इज राइट आंसर। देव की बात करें तो देव का भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास और रस विलास। चिंतामणि कवि कुलपतरु की चिंता होती है ना, रस रहस्य की चिंता होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और काव्य प्रकाश की चिंता होती है, काव्य प्रकाश की रचना है। रस निधि की बात करते हैं, रस निधि क्या है ना, रस निधि ध्यान में रख लीजिएगा, रस निधि की भी, है ना, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आपने प्रश्न संख्या 106 का विकल्प ये भिखारी दास इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 107 भूषण का वास्तविक नाम। देखिए भूषण के वास्तविक नाम को लेकर प्रश्न पूछ ही लिया गया, ठीक है ना। अब वास्तविक नाम की बात करते हैं। विकल्प ए घनश्याम, विकल्प बी रासबिहारी, विकल्प सी कृष्णदास और विकल्प डी हैं चंद्रभूषण। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भूषण इनका नाम नहीं था, बल्कि सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इनको जो है भूषण की उपाधि दी थी। मूल नाम इनका घनश्याम था। ये किसने माना है? विश्वनाथ प्रताप मिश्र जी ने माना है। और एक अन्य पतिराम और मणिराम माना जाता है, जिसे गणपत चंद्र गुप्त जी ने बताया है। तो गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार भूषण का वास्तविक नाम मणिराम पतिराम है, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के अनुसार विकल्प ये घनश्याम इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, रचना आप जान ही रहे हैं कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। अलंकार का प्रकाश भूषण करेंगे और काव्य का प्रकाश चिंतामणि करेंगे। ध्यान में रखिएगा, दोनों रचनाएं बहुत मिलती जुलती हैं। अलंकार प्रकाश भूषण का, काव्य प्रकाश चिंतामणि की, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग करती है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 107 का विकल्प ये घनश्याम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, 8 नहीं है बल्कि 9 सीधा आ गया है, ठीक है ना। इसको हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पुस्तक है पुस्तक में इसी रूप में प्रिंटेड है। और देखिए मित्रों, जो भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं अपनी तरफ से कोई प्रश्न इसमें घटाता या बढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि ये विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों का स्तर बहुत साधारण है
और कुछ प्रश्नों का स्तर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको प्रश्न देना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी तरह से पूछा जाता है प्रश्न। निश्चित रूप से अगर साधारण प्रश्नों को आपने संभाल लिया, सही कर लिया और 4-6 भी प्रश्न आपने बढ़ा दिया टिपिकल टाइप का, तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा और आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। विद्वान तो आप बाद में भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तमाम लोगों को हमने देखा विद्वान बनने के चक्कर में सिलेक्शन से बहुत दूर रह रहे हैं। जानकारी बहुत अच्छी है लेकिन पकड़ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पकड़ मजबूत करनी है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस रूप में आते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 109 को हम लोग देखते हैं कि रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। श्रृंगार पूरा विश्व करता है तो विश्वनाथ ने कहा, ठीक है ना। अब विश्वनाथ विकल्प बी, 109 का विकल्प बी। रामचंद्र की रीत काल इन्होंने कहा है। गिरसन ने रीत काव्य कहा है। मिश्र बंधु ने बंधु अलंकृत करते हैं, अलंकृत काल कहा। रसाल कला काल कहते हैं। अंधकाल त्रिलोचन कहते हैं। अपकर्ष काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है, ठीक है ना। तो सारे कालों को आप मिलाते हुए चलिएगा, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा, आपका उत्तर सही होगा। बस विश्वास करिए, हमारे साथ जुड़िए। और देखिए मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं और ना पढ़िए, सब जगह पढ़िए, लेकिन याद करना हो, प्रश्न सही करना हो तो मेरे साथ आ जाइए, प्रश्नों को याद करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। किस चीज़ को कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में रखना है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको, है ना, सही तरह से उस चीज़ को फिटिंग कर दूंगा कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक वीडियो को निश्चित रूप से 3-4 बार अगर देखेंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और सारा टीचर, कोई भी टीचर सारे मैटर को नहीं दे सकता। कोई पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं और सोचे हिंदी साहित्य का पूरा मैटर आपको मिल जाए, तो एक पुस्तक में नहीं मिलेगा, एक चैनल से नहीं मिलेगा, एक टीचर से नहीं मिलेगा, है ना। सभी यूट्यूब चैनल की, सभी पुस्तकों की, सभी शिक्षकों का अपना अलग अलग महत्व है ना। कोई आपको बढ़िया प्रश्नावली ला के दे रहा है, कोई बहुत डीपली आपको अध्ययन करा रहा है, कोई ऐसा है जिसने ट्रिक से आपको याद कराया, है ना। सबका विशेष महत्व है, तो सबको आपको देखना है और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आज के दिन में ये दुखड़ा रोना निश्चित रूप से गलत है ना। हर चीज़ें आपको मिल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल आप देख सकते हैं, वहाँ पे फ्री आपको मिल रहा है। तो सभी चैनलों को विजिट करिए, लाभ उठाइए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 109 का विकल्प आपने देखा कि श्रृंगार काल विश्वनाथ का, तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प भी आचार्य विश्वनाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इसके विकल्प को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सही समझ रहे हैं। विकल्प बी आचार्य केशव दास इज राइट आंसर। जहांगीर जस चंद्रिका की रचना जहांगीर जस है ना, केशव दास की रचना है, ठीक है। इनके अलावा कप्रिया, रसिक प्रिया, अबीर सिंह देवचरित और रामचंद्र का इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 111 है कि रीति काल को अलंकृत काल, फिर देखिए वही आ गया, यानी कि रीत काल के नामकरण से प्रश्न पूछा गया है। और रीत काल के नामकरण संबंधी जितने भी हमने बताया है, सभी नामकरण को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो बिल्कुल अलंकृत कौन करता है, बोले सर बंधु, तेरा बंधु, है ना। हमारे आपके जो बंधु हैं सिलेक्शन लेकर, चयन लेकर के अच्छा काम करके क्या करते हैं, हमारे आपके नाम को अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं। तो बंधु क्या किया, बोले सर अलंकृत किया, रीति अलंकृत, है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके ये जो प्रश्न है वो सही बनेंगे। विश्वनाथ विश्व श्रृंगार करता है तो श्रृंगार काल कहा। राम कुमार की बात करते हैं, राम कुमार वर्मा जी ने तो इस पर कुछ नहीं कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रीत काल इन्होंने कहा है। गिरसे जी ने रीत काव्य कहा, है ना। त्रिलोचन जी ने अंधकाल कहा है और गणपत चंद्र गुप्त जी की बात करें तो उन्होंने अपकर्ष काल कहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 111 का विकल्प ये मिश्र बंधु इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 112 है कि हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। देखिए फिर उसी आदिकाल के रीत काल के नामकरण को लेकर के ही प्रश्न पूछा। अभी आपने देखा है कि श्रृंगार बोले सर विश्व करता है तो विश्वनाथ प्रताप मिश्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 112 का विकल्प है सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृत से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, है ना। देखेंगे कि रीत काल में एक कौन कवि हैं जिनकी केवल एकमात्र रचना है ना, और वो बिल्कुल हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। रहीम, विकल्प बी मतिराम, विकल्प सी बिहारी और विकल्प डी देव, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 113 का विकल्प सी बिहारी इज राइट आंसर। और बिहारी ने क्या लिखा, बिहारी सतसई लिखा, और बिहारी सतसई में कुल 713 और कहीं किसी ने बताया है कि 719 दोहे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। और पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की सतसई को शक्कर की रोटी कहा है ना। और बिहारी जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था कृष्ण बिहारी, तो कृष्ण बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है, सवैया छंद में लिखी है और ब्रज भाषा में लिखी है, जो कि बिहारी सतसई की टीका है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। और ऐसा भी माना जाता है कि
सतसई पर, बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए। और बिहारी के बारे में कहा जाता है, ये डॉक्टर जॉर्ज गैरिसन ने कहा है कि यूरोप का है ना, बिहारी के है ना रचना के मुकाबले यूरोप में कोई भी रचना ऐसी नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 113 का विकल्प सी बिहारी इज राइट आंसर। आगे है संख्या 114 कि भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित, यह किसका कथन है कि भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित? तो बिल्कुल किसकी है? विकल्प ए तुलसी, विकल्प बी भिखारीदास, विकल्प सी केशव, विकल्प डी मतीराम। तो देखिए कि भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित कौन कह रहे हैं? बोले विकल्प सी केशव दास इज राइट आंसर, है ना। भूषण बिना ना विराजेंगे, कौन नहीं विराजे? बोले केशव, केशव, है ना। केशव को खुश करना है तो भैया भूषण बिन, भूषण चाहिए, भूषण, भूषण बिन ना विराजई कविता बनिता मित, केशव, केशव दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 114 का विकल्प सी केशव दास इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 115 कि बिहारी कवि हैं। अब बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? विकल्प बता रहे हैं, रीत सिद्ध, विकल्प बी रीतबद्ध, विकल्प सी रीत मुक्ति और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि विकल्प ये बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और दूसरा नाम आता है रस निधि का, ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा रीत मुक्ति में देखेंगे तो आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये रीत मुक्त के अंतर्गत हैं। बाकी शेष कवि जो बच जाते हैं वो रीत बद्ध के अंतर्गत आते हैं। और रीत मुक्त का मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि 8 शेर धन दे करके बोधा द्विजदेव की रीत से मुक्त हो गए। ठीक है ना, तो अगर उसको आप देखे होंगे निश्चित रूप से आप मुक्त वाले जितने भी कवि हैं सबको आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 115 का विकल्प ए रीत सिद्ध इज राइट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 116 कि भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है कि भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, है ना। विकल्प कह रहे हैं तुलसीदास का, विकल्प बी केशवदास का, विकल्प सी विद्यापति का, विकल्प डी जायसी का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 116 का विकल्प बी केशवदास इज राइट आंसर, है ना। केशवदास के जो कुल के लोग जो हैं भाषा बोली नहीं जानते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प बी केशवदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 117 है कि अतिशूद स्नेह कुमारक है। देखिए अतिशूद स्नेह कुमारक है, अतिशूद स्नेह कुमारक है जहाँ नेक सयानक बांक नहीं, है ना। ये पंक्ति के लेखक कौन है? विकल्प बता रहे हैं मतीराम है, विकल्प बी देव है, विकल्प सी घनानंद है या फिर विकल्प डी बिहारी है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अतिशूद स्नेह कुमारक है, इसकी इस पंक्ति के रचनाकार घनानंद है ना। जो घनानंद है, घनानंद कहाँ है? बोले अति सुधा और स्नेह का मार्ग घनानंद है, बड़ा आनंद देता है, घनानंद देता है। कौन? बोले अति शुद्धो हो और स्नेह का मार्ग हो तो बड़ा आनंद देता है, इसे ध्यान में रखिएगा और इस ट्रिक की सहायता से आप इसे याद करने का भी प्रयास करिएगा। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। शुद्ध आनंद है तो घनानंद है। और कुंदन के रंग फीको लागो, कुंदन का रंग फीका लगता है कब? बोले जब मत में राम हो, मत में राम बैठ गए तो कुंदन का रंग भी फीका लगता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि मतिराम की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो देखिए अभिधा उत्तम काव्य, अभिधा से उत्तम देव, देव, है ना। और तंत्रीनाथ कवित्र सूर्य सरसराज रंग, डूबे डूबे त्रि अनडूबे त्रिया विरोधाभास, दिमाग में रखिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। विरोधाभास अलंकार है और बिहारी जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न संख्या 118 कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं। अब सुजान विनोद की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, घनानंद का सुजान सागर है, विकल्प बी देव है, विकल्प सी पद्माकर, विकल्प डी मतीराम। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि सुजान विनोद जो रचना है विकल्प बी देव इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। और देव की बात करते हैं तो 5 विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास और रस विलास इन्होंने लिखा है। और इनकी रचनाएँ कुछ और भी हैं जिनमें आप देख रहे हैं, है ना, कि अष्टयाम है, प्रेम तरंग है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये प्रश्न संख्या 118 का विकल्प बी देव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है ना। चिंतामणि का प्रबंध काव्य कौन सा है? विकल्प बता रहे हैं कृष्णचरित, विकल्प बी बता रहे हैं काव्य प्रकाश, विकल्प सी श्रृंगार मंजरी या फिर विकल्प डी है रस विलास। ठीक है ना, तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। विकल्प ए कृष्णचरित इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो चिंतामणि द्वारा जो लिखा गया प्रबंध काव्य है वो कृष्णचरित इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 119 का विकल्प ए कृष्णचरित इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 120 है कि दृग उजरत
टूटत कुटुंब जुड़त चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हे दई नई है रीत। यह पंक्ति किसकी है ना? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए बिहारी दास इज राइट आंसर। और इसमें असंगति अलंकार है, कार्य कहीं हो रहा है कारण कहीं है, तो कारण कहीं हो कार्य कहीं और हो तो असंगति अलंकार होता है। बिहारी जी की पंक्ति है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प ये बिहारी इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या, खेती ना किसानों को भिखारी को ना भीख बल, यहीं पे देख लीजिए तुलसीदास का है। कभी व्यास रस कंवला पूरी दूर है निवर निवर भाई धूरी, ये तो भैया जायसी की पंक्ति है। हर जन्नी में बालक तोरा कबीरदास की पंक्ति है, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो फिलहाल आपने सही समझा, प्रश्न संख्या 120 का विकल्प ए बिहारी दास इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 121, इनमें से कौन सा कवि ऋतु मुक्त नहीं है? एक कवि है जो कि ऋतु मुक्त नहीं है, बिल्कुल विकल्प डी बिहारी इज राइट आंसर, है ना। तो बिहारी की बात करते हैं तो ऋतु सिद्ध कवि हैं, गणानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव, ये सब बिल्कुल ऋतु मुक्त हैं। और सिद्ध में बिहारी हैं, बाकी जो बच गए वो सब कहाँ चले गए? ऋतुबद्ध में चले गए। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 121 का विकल्प डी बिहारी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, यानी किस वर्ग में आते हैं? ऋतुबद्ध में, विकल्प बी ऋतु मुक्त में, विकल्प सी ऋतु सिद्ध में, विकल्प डी छायावाद में। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, घनानंद विकल्प बी ऋतु मुक्त इज राइट आंसर, है ना। 8 सर धन दे करके बोधादित्य की ऋतु से मुक्ति हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 127 है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? एक रचना किए हैं और उसी से इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी 123 का विकल्प बी बिहारी सतसई इज राइट आंसर। और बिहारी सतसई की टीका इनके पुत्र किशोर ने किया, सवैया संध में किया और ब्रजभाषा में किया है। ठीक है ना। 50 से अधिक टीकाएँ की गई हैं, पद्म सिंह शर्मा ने, है ना, शक्कर की रोटी कहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 124 है कि अभिधा उत्तम काव्य है मद लक्षणालीन व्यंजन रस बीरस उल्टी कहत नवीन, किसकी पंक्ति है? अभी आपने देखा कि अभिधा से उत्तम काव्य बन जाता है कब? बोले सब देव की कृपा से। देव फार कवि देव की पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अभिधा उत्तम काव्य है मद लक्षणालीन अधम व्यंजना रस बीरस उल्टी कहत नवीन, उल्टी कहत नवीन भैया बीन देव देव कवि देव। ठीक है, चलिए प्रश्न 125 है कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का क्या अर्थ है? बिल्कुल एकदम हलवा प्रश्न है, विकल्प बी शिवाजी इज राइट आंसर। और शिवाजी के बात किया जाए तो आश्रदाता कवि थे और दूसरे छत्रसाल थे, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 125 कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखकर में छोटे लगे घाव करें गंभीर, में नावक का अर्थ क्या है ना। देखिए बड़ा गूढ़ प्रश्न है, नावक का अर्थ क्या है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विकल्प ए की बात करें तो नायक है, विकल्प बी बहेलिया है, विकल्प सी नाविक है, विकल्प सी नाव है। तो देखिए यहाँ पे नावक का अर्थ क्या है? ज्यों नावक के तीर। तो नावक का अर्थ देखें, ये प्रश्न जो है यूपी पीजीटी 2013 में आया था और उसमें ये प्रश्न जो है रांग मान लिया गया था और इसका नंबर सबको दिया गया था क्योंकि वो अर्थ इसमें है ही नहीं। अब वो अर्थ क्या हो सकता है? तो देखिए जो नावक का मतलब होता है एक छोटा सा यंत्र, यानी कि पुराने ढंग का एक छोटा सा यंत्र जो दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन भाव बड़ी गहरी करता है, बहुत गहरी चोट करता है, एक प्रकार का यंत्र। तो एक प्रकार का यंत्र इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है ना। कुछ लोग इसका अर्थ बहेलिया शिकारी से भी लेते हैं लेकिन ये सही नहीं है। और नावक का दूसरा अर्थ की बात करते हैं तो मधुमक्खी होता है ना। देखेंगे मधुमक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी का डंक बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत गहरी घाव करता है। तो ध्यान में रखिएगा, मधुमक्खी का डंक यहाँ पे होना चाहिए था और मधुमक्खी का डंक यहाँ पे नहीं है। अथवा विकल्प ये होना चाहिए था कि पुराने ढंग का एक छोटा सा दिखने वाला यंत्र जो कि गंभीर घाव करता है, तो वो विकल्प में नहीं था, इसलिए प्रसंख्या इसको जो है गलत मान लिया गया था। फिलहाल आप लोग भी थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, हो सकता है इसका कुछ अर्थ और अन्य दिखाई दे। ठीक है ना। चलिए तो प्रसंख्या 126 का जो हम लोग करते हैं वो रांग मान लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 27 है 127 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? अब चंद्रालोक की छाया किस पर पड़ेगी? विकल्प ए काव्य विवेक पर। तो काव्य विवेक की चिंतामणि की रचना है। कवि कुल कल्पतरु है भैया, कवि और कुल की चिंता होगी चिंतामणि का। भाषाभूषण जैसे भाषाभूषण जस भाषाभूषण, है ना, जैसा भाषाभूषण जस भाषाभूषण जस भाषाभूषण, यानी कि जसवंत सिंह की रचना है भाषाभूषण। और काव्य पर प्रकाश कौन करेगा, है ना। अलंकार का प्रकाश कौन करता है? अभी आपने देखा था, है ना। अलंकार पर प्रकाश कौन करेंगे? काव्य अलंकार है
और काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, काव्य पर प्रकाश करेंगे चिंतामणि, अलंकार के प्रकाश करेंगे भूषण। ध्यान में रखिएगा, अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो काव्य पर प्रकाश कौन करेंगे? काव्य पर प्रकाश की चिंता हो रही है, और भाषा अलंकार पर प्रकाश भूषण कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 127 में कह रहे हैं कि चंद्रालोक की छाया किस पर पड़ती है? तो बिल्कुल विकल्प सी, भाषा भूषण इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये चंद्रालोक की छाया पर बनाया गया था, उसी के अनुसार इस काव्य की रचना की गई थी जसवंत सिंह द्वारा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 128 है कि घोड़े का लत्ता बीने कनातन के डोल बांधे जैसा शीर्षक के किस लेखक ने दिया है? देखिए भाई, ये रचना और पंक्ति थोड़ा सा हटकर आई है, ठीक है ना, लेकिन इसको भी हल करना जरूरी है। विकल्प बता रहे भारत हरिश्चंद्र, विकल्प बी प्रताप नारायण, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, या विकल्प डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगत। देखिए घोड़े पे लत्ता कौन बीनेगा? भैया देखो, अगर आपके पास प्रताप नहीं है, कुछ करने का यश नहीं है, कुछ नहीं करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप घोड़े पे लत्ता बीनोगे, ठीक है ना। बिल्कुल प्रताप फॉर प्रताप नारायण मिश्र जी की ये उक्ति है, कथन है, ये शीर्षक लेख है, ठीक है ना। जो भी है दिमाग में रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र को आप लगा दीजिएगा, निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 128 के बाद 129 है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्तियाँ किसके संबंध में हैं, यानी किस संपादक के संबंध में हैं? विकल्प कह रहे भारत हरिश्चंद्र, विकल्प प्रताप नारायण, विकल्प बालकृष्ण भट्ट, या विकल्प डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन। बिल्कुल सही है। भारतन जी की बात करें तो भारतन जी की 2-3 पत्रिकाएं हैं, आनंद कदम्बिनी है, रसिक समाज, कवि समाज, है ना, बाला बोधनी है, तो ये सब बिल्कुल, है ना। प्रताप नारायण मिश्र जी करते हैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, है ना, संपादित पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका से है, और ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से होती थी। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अब तो 8 माठ बीते जजमान, अब प्रताप ब्राह्मण को दान करो, प्रताप ब्राह्मण को दान करो। प्रताप नारायण मिश्र का है, ब्राह्मण पत्र से, ठीक है ना। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की पत्रिका है आनंद कदम्बिनी, जो कि मिर्जापुर से छपती थी। बालकृष्ण भट्ट का आप जान ही रहे हैं कि हिंदी प्रदीप बड़ी सुंदर पत्रिका है, और हिंदी प्रदीप पत्रिका बहुत बार पूछी गई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 129 का विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 130 है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं, है ना। कह रहे हैं कि गद्य रचना को एक कला मानते हैं, है ना, एक कला के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो कलम यहाँ पर होना चाहिए, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। तो बिल्कुल विकल्प डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 130 का आपने सही समझा। विकल्प डी बद्रीनाथ चौधरी, इन्होंने क्या कहा था कि गद्य रचना एक कला है और कलम की कारीगरी है ना, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 131 है कि अंतःकरण की वृत्त के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? मैंने आपको बताया भी था कि अंतःकरण में कौन है? अंत में देखे होंगे महावीर। कौन महावीर? वही हनुमान जी। क्या किए थे? राम और सीता जी की मूर्ति को रखे थे और सीना फाड़ के दिखा देते हैं। तो बस बिल्कुल विकल्प भी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। जहाँ पे अंतःकरण की बात आ जाए, जो महावीर होगा वही अंतःकरण की वृत्ति रखेगा, अंतःकरण वृत्तियाँ रखेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 131 का विकल्प भी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 132 है कि आत्माराम के छद्म नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? आत्माराम के छद्म की बात अगर की जाए कि आत्माराम के छद्म नाम से किसने आलोचना की, किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी बाबू बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो है आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना लिखी थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 133 है कि वह पूर्वी की परवाह ना करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? कह रहे कि वो पूर्वीपन का प्रवाह नहीं करते थे, है ना, अपने बैसवारे के राम की कहावत और शब्द को बेधड़क रख देते थे। अब किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है ना। तो बिल्कुल पा से पूर्वी, पा से प्रताप नारायण मिश्र, पा से पूर्वी, पा से प्रताप नारायण मिश्र राइट आंसर। प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में कौन? रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन कहा है। तो प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 134 देखते हैं कि निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? इनमें एक जो है निबंध काव्य नहीं है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बता रहे हैं
कि विनय पत्रिका, विकल्प बी प्रलय की छाया, विकल्प सी शिवाजी को पत्र और विकल्प डी है राम की शक्ति पूजा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विकल्प ए जो है विनय पत्रिका जो है ये निबद्ध या निबंध काव्य की रचना नहीं है, इसमें तुलसीदास जी की रचना है। 279 पद हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 134 का विकल्प ये विनय पत्रिका इज राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरह की जो भी अटपटी रचनाएं हैं जो लिख से हटकर हैं, थोड़ा सा याद करने में दुरूह होती हैं, वो रचनाएं आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 135 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर लिखिए। तो एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 में आपको लक्षण ग्रंथ और सूची 2 में आपको आचार दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सूची 1 सूची 2। अब सूची 1 में विकल्प ये है रसिक प्रिया। अब रसिक प्रिया किसकी होगी, बोले सर केशव की होगी। केशव की प्रिया, बोले सर रसिक है। किसकी प्रिया रसी, सर केशव की। केशव पार केशवदास की रचना है। अब काव्य पर प्रकाश कौन डालेगा, है ना भैया। काव्य प्रकाश डालने की चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है कि हमारे काव्य प्रकाश से नहीं पढ़ रहा है ना। कोई हमारे काव्य के बारे में कुछ कह नहीं रहा, बस चिंता पार चिंतामणि की है। ललित ललाम, है ना, जिसके मत में राम है तो उसके ललित पर ललाम होगा, ललाम है चमकेगा। रहस्य, रस रहस्य कुल, रस का रहस्य लेना हो तो भैया कुल लीजिए, थोड़ा मोड़ा ना लीजिएगा। इस तरह से आप इन सभी रचनाओं को याद करेंगे, निश्चित रूप से याद करने में बहुत आसानी होगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कैसे आपने देखा रसिक प्रिया केशव की, और काव्य पर प्रकाश डालेंगे कौन, है ना, काव्य प्रकाश की चिंता है। तो देखिएगा ए का जहाँ पर 4 होगा और बी का 1 होगा, तो 1 का 4 बी का 1, 1 का 4 बी का 1। तो ऐसा तो आपको विकल्प बी में दिख रहा है, तो बिल्कुल आप सही समझ गए। प्रश्न संख्या 135 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 136। प्रश्न संख्या 136 है कि रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, यानी कि रीतकाल में सबसे ज़्यादा व्यापक प्रवृत्ति क्या थी। विकल्प ये बता रहे हैं कि नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, विकल्प बी अलंकार विवेचन, विकल्प सी छंद विवेचन और विकल्प डी है शब्द शक्ति और काव्य गुण का विवेचन। तो सबसे ज़्यादा रीतकाल में किसका था, अभी आपने देखा, इसी कारण से इसके नाम को लेकर के ढेर सारी, है ना, बातें आई थी, है ना। किसी ने कहा रीतकाल, किसी ने कहा श्रृंगार काल, किसी ने कहा कला काल, किसी ने कहा रसाल काल है ना, किसी ने कहा अपकर्ष काल है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 136 का विकल्प ए नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन हुआ है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 136 का विकल्प ए नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 137 है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, यानी कि भूषण के जो ग्रंथ है उनमें अलंकार का निरूपक किस रूप में हुआ है, किसमें है। विकल्प शिवा बावनी में, विकल्प शिवराज भूषण में, विकल्प छत्रसाल दशक में, या फिर विकल्प डी है दूषण उल्लास में, ठीक है ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक की बात करते हैं तो विकल्प बी शिवराज भूषण इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 137 का विकल्प बी शिवराज भूषण इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 138 कि मतिराम की भाषा है। अब मतिराम की भाषा कैसी थी, तो आप देख सकते हैं विकल्प ए में बोलचाल की ब्रजभाषा है, विकल्प बी साहित्यिक ब्रजभाषा है, विकल्प सी साहित्यिक अवधि है, या फिर विकल्प डी साहित्यिक राजस्थानी है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो मतिराम जी की बात करें तो मतिराम की भाषा है बिल्कुल विकल्प बी साहित्यिक ब्रजभाषा इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आपकी जिसके मत में राम होंगे तो भैया वो साहित्यिक भाषा बोलेगा और ब्रजभाषा बोलेगा, ठीक है ना। इस क्लू से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 139 है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, यानी कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन होगा। विकल्प ए घनानंद, विकल्प बी रसलीन, विकल्प सी पद्माकर, या फिर विकल्प डी आलम। तो देखिए बिल्कुल प्रेम की पीर वाले होंगे। प्रश्न संख्या 139 का विकल्प ए घनानंद इज राइट आंसर, है ना। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, विकल्प ए घनानंद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 140 है कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है, यानी कि कवित्र रत्नाकर जो रचना है इसकी भाषा कौन सी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ब्रजभाषा है, विकल्प बी कह रहे हैं अवधी भाषा है, विकल्प सी कह रहे हैं खड़ी बोली, और विकल्प डी कह रहे हैं राजस्थानी। तो बिल्कुल आपने सही समझा, कवित्र रत्नाकर जो है विकल्प ए ब्रजभाषा इज राइट आंसर। और कवित्र रत्नाकर किसकी, हमने पहले बताया था कि सेना के पति जो है कवित्र रत्नाकर करते हैं, तो सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 140 का विकल्प ए ब्रजभाषा इज राइट आंसर, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 141 कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है। अब रीतबद्ध की बात करते हैं तो बिहारी लाल तो रीत सिद्ध हो गए, गणंत की बात करें रीत मुक्त हो गए, आलम भी रीत मुक्त हो गए, विकल्प सी मतीराम इज राइट आंसर। ठीक है ना, इस विकल्प के अनुसार मतीराम जो है रीतबद्ध कवि हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 141 का विकल्प सी मतीराम इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 142 है कि ऋतु वर्णन में तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ऋतु वर्णन में इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है। तो देखिए ऋतु आई रे, ऋतु छाई रे, है ना, तो दिमाग में रखिएगा ऋतु वर्णन की बात जहाँ पर आएगी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। किसकी ऋतु आती है तो भैया देखो जो सेना होती है ना, सेना की एक ऋतु आती है ना। जब सेना विजय होती है, जीतती है, तो उसके दिमाग में रख लीजिएगा ऋतु वर्णन, सेनापति इज राइट आंसर। ठीक है ना, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऋतु वर्णन में, है ना, सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो सेनापति इज राइट आंसर, है ना। सेना की ऋतु सेना की ऋतु वर्णन दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, बिहारी की बात करें तो बिहारी को आप कह सकते हैं कि भक्ति श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी बहती है। ज्ञानानंद को आप जान ही रहे हैं कि प्रेम के पीर हैं। पद्माकर जी की बात करें तो बिल्कुल इनको भी ले लीजिए। पद्माकर जी होली और फाग और त्यौहार इनको बड़ा प्रिय है, खासतौर से होली, फाग और त्यौहार का वर्णन जो है पद्माकर में। ठीक है ना, इसीलिए तो कहते हैं पद्माकर छीन पीतम्बर तंग की तोली, है ना। फाग को भीर अभीरन में गए गोविंद ले गए माख, है ना, गोविंद गोरी, ये सब दिमाग में रखिएगा, है ना। होली त्यौहार प्रिय है पद्माकर को और बिल्कुल ऋतु वर्णन सेनापति का है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 142 का विकल्प सी सेनापति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 143 है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, है ना। कौन कवि है जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। विकल्प कह रहे हैं कि भिखारी हैं, विकल्प भी कह रहे हैं ग्वाल कवि हैं, विकल्प सी बिहारी हैं, या फिर विकल्प डी देव हैं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि एक कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिल्कुल विकल्प सी बिहारी इज राइट आंसर। इसीलिए बिहारी को रीत सिद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है ना, इनकी रचना है बिहारी सतसई, 713 दोहा माना जाता है और कुछ लोग 719 दोहा मानते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 144 है कि रीतकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिएगा। देखिए रचनाओं को मिलाने वाले प्रश्न ढेर सारे पूछे गए हैं। इन्हीं की रचनाओं को मिलाने के लिए प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है ना। प्रश्न का स्तर थोड़ा सा आसान या कठिन हो सकता है ना, लेकिन प्रश्न तो घुमा फिरा करके यही रहेंगे। प्रश्न संख्या 144 है जिसमें कह रहे हैं कि रीतकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में कवि हैं और सूची 2 में उनका रचना है। चिंतामणि, अब ये देखो चिंता किसकी होगी, तो है ना, चिंता रस विलास, अगर कोई रस में विलास कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत विलासी हो गया है, रस विलासी है ना, विलास के रस में डूबा हुआ है, तो भैया चिंता होती है। ठीक है ना, रस में लीन है, क्या रस में लीन है, रस का प्रबोध लेने के लिए। अब रस में लीन क्यों हो गया, क्यों रस का प्रबोध चाह रहे हैं, तो रस प्रबोध। भिखारी क्या कर रहे हैं भैया, रस का सारांश जानते हैं, काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय कर लेते हैं। 2 इनके पास कोश होता है, शब्द कोश, अमर कोश, है ना। शतरंग शतका में निपुण है, विष्णु पुराण की भाषा जानते हैं। भिखारी की सारी रचनाएं वैसे दिमाग में रखिएगा। अब मत में राम है तो भैया क्या है, तब तो रस का राज है ना। जब मत में राम अगर घुस जाए तो समझो रस का राज ही राज है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रस सारांश भिखारी जानता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल आपने सही देखा कि चिंता की बात आ गई तो चिंतामणि, है ना, रस विलास में। तो जहाँ पे देखिए 1 का 3 रस में लीन है प्रबोध, 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, देखिए भाई है कहीं पे 1 का 3 2 का 4, बिल्कुल विकल्प डी में आपको दिख रहा है 1 का 3 2 का 4। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 144 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 145 है कि इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है ना। एक कवि ऐसे हैं जिन्होंने सतसई लिखी है। विकल्प केशव, विकल्प बी पद्माकर, विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त और विकल्प डी है वियोगी हरि। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वियोगी हरि इज राइट आंसर। और वियोगी हरि की जो रचना है ना, वीर सतसई दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो प्रश्न संख्या 145 का विकल्प डी वियोगी हरि इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 146 है कि लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता, बिल्कुल कवि कुल कल्पतरु की क्या होनी चाहिए, बोले सर चिंता होती है। तो चिंता फार विकल्प बी
आचार चिंतामणि इज राइट आंसर। सारे विकल्प को हम लोग नहीं देखेंगे, बिल्कुल इसी पे चले गए और इसको हम लोगों ने सही कर लिया। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 147 है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत सब कोई, काव्य विषय की परिभाषा निम्न में इनमें से किस आचार्य ने दी है। तो सगुण अलंकारान बोले सर, सगुण और अलंकार सहित दोष रहित की चिंता होती है, तो चिंता फार चिंतामणि की पंक्ति है। ठीक है ना। सगुण है ना, सगुण और अलंकार की चिंता होती है। जब कोई काम आप करते हैं तो देखिए गांव में आज भी लोग सगुन मानते हैं, सगुन और अपसगुन कहते हैं। सगुन नष्ट हो गया, सगुन बेकार हो गया, तो सगुन की चिंता सबको होती है। आप पेपर देने जा रहे हैं और संजोग से कोई ऐसा व्यक्ति सामने पड़ जाए जिसकी शादी उदी ना हुई हो, तो कहते हैं भैया बस सगुन बिगड़ गया, है ना। और आप भी अगर पेपर खराब हो गया तो बिल्कुल कहते हैं अरे यार वो आगे पड़ गया था इसलिए ऐसा हो गया। तो बस इसको बैठा लेना है, सगुन की चिंता होती है। सगुन फार सगुन अलंकारान दोष रहित, तो बिल्कुल विकल्प ये चिंतामणि इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ये चिंतामणि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 148 है कि हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। अब रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ की बात करते हैं। कह रहे विकल्प ए रसिक प्रिया है, विकल्प बी हित तरंगड़ी है, विकल्प सी रस पीयूष निधि है, या फिर विकल्प डी है रस रत्नाकर। ठीक है ना। अब रस प्रिया किसकी है, बोले रस प्रिया तो केशव की है। हित तरंगड़ी कृपा, कृपा राम की कृपा से हित होगा। रस पीयूष सोमनिधि, सोमनिधि सोमनाथ में, सोम भी रस है, ध्यान में रखिएगा। और रस रत्नाकर सूरत मिश्र का है। ठीक है ना। ये आपको इसलिए हमने बता दिया क्योंकि ये जो रचना और रचनाकार तो जान लीजिए। अब कह रहे हैं कि इसमें रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 148 यानी कि 148 का विकल्प ये रसिक प्रिया इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 149 कि माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है। हमने बताया था कि माधव नल आम कंदला पूरा आलम जानता है, आलम फार आलम जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 149 का विकल्प डी आलम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 है कि देव किस प्रकार के कवि हैं, है ना। देव किस प्रकार के कवि हैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए अलंकारवादी, विकल्प बी रीतिवादी, विकल्प सी रसवादी और विकल्प डी है वक्रोक्ति। तो देखिए देव जो होते हैं ना, ये बड़े रसप्रिय होते हैं, रसप्रिय, रसपार रसवादी और सोम रस पीते हैं। तो सोम रस को जोड़ लीजिएगा कि सोम रस देव पीते हैं तो रसवादी हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 150 का विकल्प सी रसवादी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 151 है कि रीतिबद्ध कवि देव हैं, है ना। अब देव भी देखिए फिर अभी आपने देखा, है ना, तो वही प्रश्न घुमा के फिर आ गया 151 में। अब एक बार अगर इसे दिमाग में बैठा लेंगे कि रीतिबद्ध कवि कौन है, देव हैं, तो देव कैसे हैं। अभी आपने देखा है कि देव रसवादी होते हैं, सोमरस इनको बड़ा प्रिय होता है, तो रसवादी फार, है ना। प्रश्न संख्या 151 का विकल्प डी रसवादी इज राइट आंसर, है ना। विकल्प वही घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 152। अब 152 प्रश्न क्या है, नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरता तानिके भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, जो घनजी के कवित बखाने। कवि प्रशस्त में जो लिखा गया उक्त सवैया किसका है ना। ये किसी कवि की प्रशंसा में लिखा गया है। तो ये प्रशंसा में लिखा गया है, किसने लिखा है कि ने ही महा, है ना, महाब्रज को प्रवीण। ब्रज भाषा प्रवीण कौन होगा, बोले सर ब्रज भाषा में प्रवीण तो वही व्यक्ति होगा जो ब्रज का नाथ होगा, है ना। अब ब्रज में आप रहोगे, ब्रज के नाथ होगे, तभी तो आपको ब्रज भाषा आएगी। बस दिमाग में बैठा लीजिए कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण है, कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण। ब्रज भाषा में प्रवीण कौन, बोले सर ब्रज का नाथ, है ना। तो प्रश्न संख्या 152 का विकल्प ये ब्रजनाथ, ब्रजनाथ इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो ब्रज का नाथ होगा वही ब्रज भाषा में प्रवीण होगा, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 153 है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह युक्ति किस आचार की है ना। कह रहे कि मूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह युक्ति किस आचार की है। ठीक है ना। तो देखिए एक विकल्प ये बता रहे हैं देव की है, विकल्प बी बता रहे हैं चिंतामणि की, विकल्प सी सोमनाथ की, या फिर विकल्प डी कुलपति की है।
तो बिल्कुल आपने सही समझा, ये युक्ति है देव की, है ना। भूल कहत नौ सु कभी, है ना। नवरस ये सब श्रृंगार, मूल श्रृंगार देव ही करते हैं। सकल मूल श्रृंगार देव का है ना। देव जी की ये पंक्ति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं, है ना। इनमें देखिए रीतकालीन कवि के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कौन से कवि रीत काल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, है ना। विकल्प बी, प्रश्न संख्या 154 का विकल्प बी बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण इज राइट आंसर। ठीक है ना। ये आसान सा प्रश्न है, इसको सभी लोग कर ले जाएंगे, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 155 है कि रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है ना। तो कौन सा कवि है जो रीतकाल के अंतर्गत हैं और वीर रस की रचना के लिए बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी लोग जान रहे हैं कि कवि भूषण जरा राइट आंसर। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। रीतकाल के कवि कौन? भूषण कवि हैं, जो कि वीर रस की कविता करने में बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 156 है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। अब पद्माकर का अलंकार ग्रंथ इसमें पूछा जा रहा है। भाषाभूषण ध्यान में रखिएगा, जसवंत सिंह का है। रामचंद्राभरण, काव्य अलंकार, है ना, ध्यान में रखिएगा। और पद्माकर की बात करते हैं तो पद्माकर का पद्माभरण इज राइट आंसर। ठीक है ना। ये जो पद्माभरण है, पद्माभरण में अलंकार ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 156 का विकल्प डी पद्माभरण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 157 है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। अब मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, इसे ध्यान में रखिएगा। किशड़ायन की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो किशड़ायन ग्रंथ है। इसी प्रकार से एक सीतायन ग्रंथ था। सीतायन ग्रंथ को प्रिया रामशरण दास जी ने लिखा है ना। और जो यहाँ पर किशड़ायन है, प्रश्न संख्या 157 में देख रहे हैं किशड़ायन, तो किशड़ायन की बात जैसे आपके दिमाग में आएगी, किशड़े कौन किशड़े, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। किशड़ायन की रचना द्वारिका प्रसाद ने किया है। किशोर द्वारिका में रहते थे ना, तो द्वारिका प्रसाद ने किया है, ध्यान में रखिएगा। जग विनोद पद्माकर का है। ललित ललाम की बात करते हैं तो मतीराम की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपने सही समझ लिया। प्रश्न संख्या 157 का विकल्प सी ललित ललाम इज राइट आंसर। अब जिसके मत में राम होगा उसका ललाम बिल्कुल ललित होगा, है ना, वो रस का राज होगा, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 157 का विकल्प सी ललित ललाम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 158 है कि इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा है। इसकी चर्चा इसके पूर्व भी हम लोगों ने कर लिया है। विकल्प ए जॉर्ज गियर्सन, विकल्प बी रामकुमार रमाशंकर शुक्लसाल, विकल्प सी इंद्रनाथ मदान और विकल्प डी नंदुलाल वाजपेयी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 158 का, है ना, कलाकाल काल रीतकाल को किसने कहा? रमाशंकर शुक्लसाल ने। और आदिकाल को इन्होंने जयकाल कहा है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि आदिकाल को जयकाल कहने वाले और रीतकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान कौन हैं? विकल्प बी रमाशंकर शुक्लसाल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 159 है कि पंडित और प्रवीणन को जोड़ चित्त हरो सो कवित कहावै, यह किस कवि का कथन है ना। विकल्प बता रहे हैं बिहारी का, विकल्प बी घनानंद का, विकल्प सी ठाकुर का, विकल्प डी देव का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये पंडित और प्रवीणन को जो चित्त सो कवित कहावै, ये विकल्प सी ठाकुर इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप इसका सही अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। बिल्कुल प्रश्न संख्या 159 का विकल्प सी ठाकुर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि लिखन में बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गुरूर भरना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। कह रहे कि उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि यानी कि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। आप किस कारण से नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल आप विकल्प बी पे जाइएगा। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप में नए स्वरूप बदल जाते हैं, है ना। जब तक जो रचनाकार है वो एक चित्र बना रहा है तब तक जो है नायिका का सुंदरता और बढ़ जा रहा है। इस कारण से जो उसके चित्र बनाने में, है ना, असह्य है, असफल है और नहीं बना पा रहा है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 160 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे है
प्रश्न संख्या 161 कि प्रश्न संख्या 161 है कि भरी रही भनक बनक ताल तालन की और तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं, है ना। तो भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। तो देखिए भैया, भरी रही भनक है, भरी भनक है किसकी? बोले सर देव की। इसकी भनक? बोले सर देव की भनक भरी रहती है। तो प्रश्न संख्या 161 का विकल्प सी देव इज ए राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 162 है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो बिल्कुल विकल्प ये केशव, सेनापति, देव और पद्माकर इज राइट आंसर। सबसे पहले केशव आते हैं। केशव का जन्म होता है 1555 में, सेनापति दूसरे नंबर पे हैं 1589 में, देव 1673 में और पद्माकर हैं 1753 में, ठीक है ना। तो केशव, सेना, देव और पद्माकर इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 162 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 163 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। अब कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प ये घनानंद इज राइट आंसर। घनानंद ऋत मुक्ति के अंतर्गत आते हैं ना, कि 8 शेर धन दे करके कौन बोधादित्य देव की ऋत से मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 163 का विकल्प ए घनानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 164 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा किससे मानते हैं, है ना। इन्हीं की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति का प्रवर्तक कौन है? तो चिंता मणि इज राइट आंसर, है ना। रामचंद्र की चिंता, रामचंद्र की चिंता, है ना। तो रामचंद्र जी ने चिंतामणि को माना है। और केशव को किसने माना है? तो केशव दास जी की बात करें तो केशव को कौन मानने वाले हैं? गणपत चंद्रगुप्त और डॉक्टर नागेंद्र ने केशव को माना है। बात करें कृपा राम को, तो कृपा राम को कालक्रम के अनुसार कृपा राम को माना जाता है, इसे भी ध्यान में आप रखिए। तो निश्चित रूप से सभी को ध्यान में रखते हुए जाइएगा, है ना। कि बात करते हैं केशवदास को, तो केशव को गणपत चंद्र और नागेंद्र जी ने माना, चिंतामणि को राम जी ने माना, कृपा राम को कालक्रम के अनुसार माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋत काल के प्रवर्तक विकल्प बी चिंतामणि त्रिपाठी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 165 कि निम्नलिखित में से ऋत मुक्त काव्यधारा का कवि बताइए। ऋत मुक्त है तो बिल्कुल घनानंद, 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 है ना। जो व्यक्ति मुक्त होगा, ऋत से अलग होगा, तभी तो उसको घनानंद होगा, खूब आनंद होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 165 का विकल्प डी घनानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 166 है कि जगदिनोद की रचना किस कवि ने की है। विकल्प बता रहा है चिंतामणि ने किया, विकल्प बी तोष ने, विकल्प सी पद्माकर, विकल्प डी रसलीन ने। तो बिल्कुल पद्माकर की बात करते हैं ना, तो बड़े बहादुर थे। हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप साहिब बिरदावली इन्होंने लिखा है। जगदिनोद जग में दिनोद करते थे, गंगा का लहर देखते थे, गंगा लहरी। तो बिल्कुल, है ना, जगदिनोद रचना किसकी है? विकल्प सी पद्माकर इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसके भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 167 है कि काव्य विवेक के रचनाकार हैं। अब काव्य विवेक विकल्प पे बता रहे हैं देव की रचना है, विकल्प बी मदिराम की रचना है, विकल्प सी चिंतामणि की है, विकल्प डी केशव की है। तो देखिए काव्य विवेक की चिंता होती है। अगर काव्य के विवेक की चिंता, काव्य विवेक की चिंता होती है, काव्य के लिए विवेक चाहिए, विवेक की चिंता, है ना। तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प सी चिंतामणि इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 168 है कि फाग की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गए भीतर गोरी, है ना। और हमने बताया था कि फागु और त्यौहार होली किसको प्रिय है? तो विकल्प सी पद्माकर इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 168 का विकल्प सी पद्माकर इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 169 है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कौन मान सकता है ना। बिल्कुल रस की मूर्ति है, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 169 में आपने सही देखा कि कौन मान सकते हैं। बोले सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद जी को साक्षात रस मूर्ति माना है। तो प्रश्न संख्या 169 का विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 170 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। अब केशव की देखो भाई, कप्रिया तो है ही है, रसिक प्रिया भी केशव की है ना, छंदमाला भी है। और विकल्प सी की बात अगर हम लोग करेंगे तो विकल्प सी
रसाड़व रचना जो है केशव की नहीं है बल्कि सुखदेव की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। रस का रणव कौन है? बोले सर सुखदेव इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही समझा कि केशव की रचना कौन नहीं है, विकल्प सी रसाड़व इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 171। प्रश्न संख्या 171 है कि निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर की रचना बिल्कुल पद्माकर, वही पद्माकर है ना, प्रताप बहादुर मृदावली, प्रताप साहिब मृदावली है ना, जगदाभरण, बंगालहरी। तो विकल्प डी जग दिनोद इज राइट आंसर। एक बार जग दिनोद दे करके पूछा कि इसकी रचना कौन कहाँ है, और एक बार पद्माकर दे करके जग दिनोद को दे दिया। तो बिल्कुल देखेंगे मोटा माटी तो ये प्रश्न जो है लगभग 20 से 25 प्रश्न ही होते हैं, लेकिन उसी को घुमा फिरा करके किस तरह से प्रश्नों को पूछता है इसे को ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 172 है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? देखिए फिर आ गया रीतकाल को श्रृंगार काल, तो पूरा विश्व कहता है, विश्वपाल विश्वनाथ की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो श्रृंगार काल किसने कहा है? विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दे रहे हैं कि रीतकाल है ना गिरसन का, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतकाल रीतिराम ने कहा, श्रृंगार विश्व, कलाकाल रसाल है ना, ध्यान में रखिएगा। अंधकाल त्रिलोचन ने कहा, अपकर्ष काल की बात करते हैं तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। तो ये सब भी लगे हाथ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 173 की बात करें तो प्रश्न संख्या 173 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो मतीराम का एक ग्रंथ नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल छंद सार तो मतीराम का है ही, मत में छंद का सार होना चाहिए है ना। रसराज भी मत में है, साहित्य का सार भी मत में है, लेकिन सुख सागर की बात करते हैं तो सुख सागर किसकी रचना है? सुखदेव पंडित सदा सुखलाल की, सदा सुखलाल सुख सागर, सुख का सागर सदा सुखलाल, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 173 का विकल्प भी सुख सागर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 174 है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है ना किस प्रकार की है ना। और एक प्रश्न ये भी आया है कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? ठीक है ना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा था? फुटकर कविताओं का संग्रह इज राइट आंसर। देखिए बड़ क्या हैं? बोले यही बड़ हैं, बड़ गोरखबाणी है ना, जिन्होंने गोरखबाणी का संपादन किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो बड़बाणी है तो बड़बाणी भैया, तो बड़े कुछ भी कह सकते हैं है ना। रामचंद्रिका को है ना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा था? छंदों का अजायब घर कहा। लेकिन बात करें बड़बानी यानी कि बर्थवाल का, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। तो प्रश्न संख्या 174 का विकल्प भी फुटकर कविताओं का संग्रह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 175 है कि ऋतमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। अब ऋतमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या होगी? विकल्प बता रहे हैं कि स्वानुभूत की और स्वच्छंद है, अलंकृत है और विरोध वैचित्र है, और आगे है विरहातिरेक, विरहातिरेक है ना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो रीतमुक्त कविता है ना भैया, उसमें स्वानुभूत और स्वच्छंदता है ना है। तो स्वानुभूत और स्वच्छंदता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 175 का विकल्प इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि है रथ पालकी गयंद गृह धाम चारु, आखर लगाए ले लाखन के समा हो। यह उक्ति किस कवि की है? अब विकल्प बता रहे हैं मतीराम की है, विकल्प बता रहे हैं देव की, विकल्प सी कुलपति की, या विकल्प डी पद्माकर की। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प डी पद्माकर इज राइट आंसर। ठीक है ना। पालकी हाथ रथ पालकी किसका है? पद्माकर का है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 176 का विकल्प डी पद्माकर इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 177 है कि निम्नलिखित में से ऋतमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है ना। गलत की बात पूछ रहे हैं, कौन सा वाक्य गलत है? तो देखिए ऋतमुक्त काव्य में काव्य व्यक्ति प्रधान है, बिल्कुल सही है। ऋतमुक्त काव्य कवियों की प्रेम संबंधी धारणा ऋषित कवियों से भिन्न है, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है ऋतमुक्त काव्य फारसी का प्रभाव नहीं है, और विकल्प डी है ऋतमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा है ना प्रधान है। तो बिल्कुल देखेंगे तो ये बी डी सही है, लेकिन विकल्प सी सही नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 177 का विकल्प सी ऋतमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, यही इसका जो है सही उत्तर होगा, यानी कि ऋतमुक्त काव्य के विषय में गलत कथन है। ठीक है ना, बिल्कुल सही।
प्रश्न 178 है कि मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं थी? तो देखो, नूर मोहम्मद की बात करते हैं। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, है ना, अनुराग बांसुरी ध्यान में रखिएगा, इंद्रावती, है ना, और रस्तुल हकायक, तो ये नहीं थी क्योंकि ये ऋतकाल के अंतर्गत आ ही नहीं रहे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 178 का विकल्प डी, नूर मोहम्मद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 179 है कि ऐतिहासिक दृश्य निम्नलिखित ऋतकालीन कवियों का सही अनुक्रम, है ना। अब भैया ऋतकालीन कवियों का सही अनुक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद, फिर पद्माकर। ठीक है ना, है बिहारी, मती, घन, पद्माकर, बिहारी, मती, घन, पद्माकर, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं की काव्यों के कालक्रम को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। बिहारी की बात करते हैं तो 1595 में इनका जन्म हुआ। मतीराम की बात करते हैं तो 1617 में, घनानंद 1689 में, ध्यान में रखिएगा, बुलंदशहर, है ना, और पद्माकर 1753 में। ठीक है, चलिए, तो आपने सही देखा। प्रश्न संख्या 179 विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 180 है कि रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया, अतः निम्नलिखित में से रीतकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक के कवियों में की जाती है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 180 का विकल्प सी, मतीराम इज राइट आंसर, है ना। अब जिसके मत में राम होंगे वो सर्वांग निरूपक कवि है ना, लेकिन क्या होगा, उसकी गणना नहीं की जाती है। बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 180 का विकल्प सी, मतीराम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 181 है कि जिन दिन देखे वही कुसुम सो गई बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, यह दोहा किसका है ना। बिल्कुल विकल्प सी, बिहारी लाल इज राइट आंसर। ठीक है ना, ये बिहारी लाल का दोहा है और बिहारी लाल का एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, 719 713 दोहे उसमें माने जाते हैं। प्रश्न 182 है कि कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, नीचे रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में कथन किसका है? तो ये कथन बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो कविता उनकी सिंगारी है, यानी कि बिहारी लाल जी की जो कविता है वो सिंगारी है लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 182 का विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 183 है कि इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की रचना नहीं है? तो देखेंगे, है ना, चिंता होती है काव्य के विवेक की, चिंता होती है काव्य के प्रकाश की, चिंता होता है कवि के कुल की, कल्पतरु की। लेकिन साहित्य दर्पण की बात करते हैं तो साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य को विश्व में देखता है, साहित्य दर्पण पूरा विश्व देखता है, विश्वफार विश्वनाथ जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 183 का विकल्प ए, साहित्य दर्पण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 184 है कि केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? माधवनंद काम कंदला की बात करें तो आलम का है, भूषण विचार का ख्याल नहीं आ रहा है। विकल्प सी की बात करते हैं मदनाष्टक, रहीम की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, केशव की रचना है। तो विकल्प डी, जहांगीर जस चंद्रिका इज राइट आंसर। केशव जहांगीर के जस पर चंद्रिका करते हैं। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 185 है कि प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन रीतकाल के संदर्भ में किस कवि को कहा है? ठीक है ना, कि प्रेम की पीर को ही लेकर के इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रेम की पीड़, है ना, बिल्कुल विकल्प ए, घनानंद इज राइट आंसर। क्योंकि आप जानते हैं कि घनानंद की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान। तो सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और अदर मोहम्मद शाह रंगीले के समय में रहते थे। तो रंगीला जी ने बुलाया, भैया एक काव्य करो, सुने बड़ा अच्छा काव्य करते हैं आप। तो घनानंद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में दरबारियों ने सलाह दिया कि सुजान को बुलाया जाए, अगर सुजान कहेंगे तो गा देंगे। सुजान आती भी हैं और कहा भी गया तो सुजान के कहने पर गाना भी शुरू कर देते हैं और इतने मुग्ध हो जाते हैं कि पीठ बादशाह की तरफ हो जाती है और मुँह सुजान की तरफ हो जाती है। बादशाह इनसे नाराज़ हो जाता है और इन्हें क्या करता है, देश निकाला कर देता है। बाद में सुजान वेश्या से भी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो मना कर देती है। इस तरह से पूरे रूप से टूट जाते हैं और जब टूट जाते हैं तो प्रेम की पीर लेकर के कविता लिखते हैं और यही सुजान जो है किसड़ के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेम की पीर को लेकर के कौन? विकल्प ए, घनानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 186 है कि राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासनकाल के वैभव का क्या था? तो
तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वैभव के जन्मोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। जन्मोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग हुआ, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 186 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि कभी ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरी बे के नेक न गुमान मुरि के नीत देन वारे हैं मही मही पालन को ही के विरुद्ध है सनेही सचेउर के। ठाकुर कहा था तुम बैरी बेकूपन के जाली में दमाद है आदमीन ससुर के चोभी महामौजने के महाराज हम कविराज हैं और चाकर चतुर के। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए अनुपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर बिरदावली की किसी बात को लेकर के यानी कटु वचन कहने के लिए, है ना, कवि ठाकुर ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली थी। तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 188 कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। तो देखिए प्रेम संपतलता, श्यामलता, श्याम सरोजनी इनकी है, लेकिन बात करें प्रेम प्रलाप तो प्रेम प्रलाप इनकी रचना नहीं है बल्कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। तो प्रश्न संख्या 188 का विकल्प डी प्रेम प्रलाप इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 189 है कि ऋतुमुक्त कविता की विशेषता है। अब ऋतुमुक्त कविता की विशेषताएं क्या हम विकल्प बता रहे हैं कि आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ठीक है ना। आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है तो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं, सही है। दूसरा, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये भी सही है। विकल्प सी है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ये गलत है, सही प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त नहीं है। विकल्प डी है, अभिव्यंजना में यह है अविधा मूलक है। तो बिल्कुल जिस कोड में आपको ए बी और डी मिल जाए उसे आप सही कर सकते हैं। तो ए बी डी, है ना, तो विकल्प ए में ही आपको मिल जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 189 का विकल्प ए बी डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 190 है कि किंसक पुंज से फूल रहे सो लगी डार उर दो जो वियोग तिहारे मात फिरे न घिरे अलवा अबलानी पे जान मनोजे उडारत मारे होय अभिलाषन पात निपात कड़े ही सूल उसासन निरारे है मझधार बसंत दुहो घन आनन एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन से रूप व्यक्त हुए हैं। अब भाव व्यंजना के कौन से, प्रेमानंद जी की पंक्ति है। अब कह रहे हैं कि सॉरी उक्त वैचित्र है या उक्ति चमत्कार है या उक्ति विपर्य है अथवा उक्ति सादृश्यता है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 190 का विकल्प बी उक्त चमत्कार इज राइट आंसर, ठीक है ना, इसमें उक्त चमत्कार है। प्रश्न संख्या 191 है कि जन्म के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों को सही क्रम में लगाना है। प्रश्न संख्या 191 में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले भूषण आएंगे, फिर जसवंत सिंह आएंगे, देव आएंगे, सूरत मिश्र आएंगे। तो प्रश्न संख्या 191 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 192 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद के आधार पर मिलाना है ना, कि कौन सी रचना में कौन सा प्रतिपाद किया गया है। जैसे बात करते हैं हम लोग विकल्प ए शिवराज विजय की, तो शिवराज विजय में किसका निरूपण है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो शिवराज भूषण में अलंकार का निरूपण है। छत्र प्रकाश की बात करते हैं तो छत्र प्रकाश डाला जाता भैया किसी के जीवन चरित्र पर। वीरय वारिस की बात करते हैं तो वीरय वारिस बोधा की रचना है और रीत स्वच्छंद वृत्ति है। काव्य निर्णय में सर्वांग निरूपण होता है। बिल्कुल आपने देख लिया कि पहले का आपने कहाँ पे ले लिया, पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है और तीसरे का दूसरा है, चौथे का पहला है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल पहले का आप ले जाइए चौथे पर, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। बिल्कुल विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है ना, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न 193 है कि निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, ठीक है ना। एक तरफ देखेंगे रस का सागर, है ना। अब रस का सागर क्या होगा, बोले सर श्रीपति कहाँ रहते हैं, रस के सागर में रहते हैं। तो देखे होंगे श्रीपति यानी लक्ष्मी जी के पति कहाँ रहते हैं, सागर में तो रहते हैं, तो रस के सागर में रहते हैं। कौन, श्रीपति। रस चंद्रोदय, अब रस का चंद्रोदय कहाँ पे होगा, बोले भैया कबीर कवि ही क्या करते हैं, रस का चंद्रोदय करते हैं।
रसराज मति में है, मति में रसराज है। और पीयूष निधि सोम होता है, सोम होता है। और भिखारी की बात करते, भिखारी रस का निर्णय करता है, दिमाग में रखिएगा, सॉरी रस का सारांश जानता है। काव्य और श्रृंगार का निर्णय करता है। भिखारी क्या करते हैं, रस का सारांश लेता है, रस का सारांश समझता है, रस सारांश भिखारी का है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी जो रचनाओं को आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है ना। अगर ए का पाँचवां और रसचंद्रोदय दूसरा, तो ए का पाँचवां और बी का दूसरा, देखिए कहाँ पर है, ए का पाँचवां बी का दूसरा, ए का पाँचवां बी का दूसरा, विकल्प सी में मिल गया, तो प्रश्न संख्या बिल्कुल आपने सही समझा, 193 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 94, 194, ऋत मुक्त कवि कौन है। इनमें ऋत मुक्ति की बात करते हैं तो बिल्कुल घनानंद, घनानंद है ना, जो व्यक्ति आनंद लेगा वो ऋत से मुक्ति है, तो प्रश्न संख्या 194 का विकल्प डी घनानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 195, कविकुल तर्क किसकी रचना है, तो भैया कविकुल तर्क की चिंता होती है, चिंता फार चिंतामणि जी की रचना है, ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 196 है कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो बिल्कुल आप ही देख रहे हैं, ऋत काल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, त्रिवेणी बहाए हैं, भक्ति नीति और श्रृंगार के, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 196 का विकल्प बी ऋत काल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है कि द्विजदेव किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं, रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध या फिर भक्ति परंपरा के। तो देखिए जो द्विजदेव हैं, है ना, विकल्प बी रीत मुक्त इज राइट आंसर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 198 है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है, रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया क्या है, बोले केशव की रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी है, बोले सर केशव की, केशव पर केशवदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 199 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को ऋतकाल का आरंभ माना है। फिर देखिए वही प्रश्न है, ऋतकाल का आरंभ किसने किया है, राम के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी इज राइट आंसर। केशवदास को किसने माना है, डॉक्टर नागेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त जी ने माना है। मतिराम की बात नहीं आई है, बिहारी की बात नहीं आई है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 199 का विकल्प सी चिंतामणि त्रिपाठी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 200, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है, तो विरह लीला, विरह की लीला एकदम घनी होती है, घनानंद की है। सुजान का सागर घनानंद होता है। रसकेल वल्ली घनी होती है, लेकिन श्रृंगार शिक्षा की बात करें तो श्रृंगार शिक्षा जो है बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वो घनानंद की रचना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 200 का विकल्प बी श्रृंगार शिक्षा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 201 है कि सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचना है। अब सुजान का हित होगा तो घनानंद होगा, कृपाकंद हो जाएगी तो घनानंद होगा, वियोग की बेली घनी होती है, घनी फार घनानंद की, यानी कि उपयुक्त सभी रचनाएं घनानंद जी की हैं। तो प्रश्न संख्या 201 का विकल्प सी घनानंद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 202। प्रश्न संख्या 202 है कि राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे, है ना, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कौन, विकल्प बी बिहारी इज राइट आंसर, है ना। बिहारी के बारे में आप जान रहे हैं, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और बिहारी के एक एक दोहों पर एक एक जो है सिक्का इनको मिलता था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 203 है ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं। अब ग्वाल कवि की बात करते हैं, विकल्प आदिकाल, विकल्प भक्ति, विकल्प श्री रीति, तो बिल्कुल सही है विकल्प सी आधुनिक काल से कोई मैटर नहीं है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 203 का विकल्प सी ऋतकाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 204 कि आलम घनानंद बोधा ठाकुर यह किस धारा के कवि हैं। तो आलम घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव कवि रीत मुक्त सभी, रीत मुक्त सभी, विकल्प सी प्रश्न संख्या 204 का विकल्प सी रीत मुक्त इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 205 है कि ऐसे जो जानते हैं कि है तो विषय के संग ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तुरतो, ये किसका कथन है कि ऐसे जो मैं जानता हूँ, ऐसे मैं जो जानता हूँ कि है तू विषय के संग ऐरे मन मोरे हाथ पाँव तेरे तुरियो, ये कथन किसका है। तो बिल्कुल ऐसे जानता तेरे रंग है, कौन, देव, देव, देव फार देव जी की पंक्ति है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं और इनमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं
उसे आप ट्रिक की सहायता से याद भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।